गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 12th पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर हमारा लास्ट स्टेज पे चल रहा था। हमारा टॉपिक था ठोसों के चुंबकीय गुण, और चुंबकीय गुणों में हमें सबसे पहले पढ़ना था, जो हमने 5 भागों में बांटा था ठोसों के चुंबकीय गुणों को, जिसमें सबसे पहला था अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व का मतलब क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। यह चुंबक के 2 ध्रुव बता दिए हमने, और बीच में हमने ये कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया कि वह पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं उसे दुर्बल रूप से आकर्षित करेगी। चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित करेगी, लेकिन इसे कैसे आकर्षित करे? दुर्बल रूप से आकर्षित करती है। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखो, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो मैंने लाइन खींची थी, यदि आकर्षित नहीं करती तो बिल्कुल सीधी रेखीय गमन करती, सीधी दिशा में गति करती। लेकिन यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ को आकर्षित करती हुई, मतलब नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ झुकती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय बल रेखाएं दुर्बल रूप से आकर्षित करती है, तो ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तथा पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। यह एक अस्थायी चुंबक होती है। अस्थायी चुंबक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर, यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा दे तो फिर ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करती है। अर्थात इसे कौन से चुंबक कहते हैं? अस्थायी चुंबक। तो लिखेंगे इसके अंदर, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं उसे दुर्बल रूप से आकर्षित करती है। ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तथा पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थों को अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। अस्थायी चुंबक भी कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था इसे अस्थायी चुंबक क्यों कहते हैं। इसका रीज़न क्या है
क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर ये किसकी भांति व्यवहार नहीं करती, चुंबक की भांति। अर्थात चुंबक है भी और नहीं भी, तो इसलिए इस चुंबक को कौन सी चुंबक कहते हैं, अस्थायी। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के हटा देने पर, चुंबकीय क्षेत्र के हटा देने पर यह चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करती, चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते। करते हैं, लिखो इसको, व्यवहार करते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के हटा देने पर चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर क्या है, पहचानेंगे कैसे हम कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन लौह चुंबकीय है। तो जिन एलिमेंट्स या यौगिक के अंदर, जिन यौगिकों के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो सभी पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या ध्यान रखना है, जिन तत्वों में अनपेयर्ड मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अनपेयर्ड या अयुग्मित का मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड या जिसे हिंदी में बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो आपको पता है, जो कोई भी ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विपरीत चक्रण में, एक सीधा इलेक्ट्रॉन और एक उल्टा, जिसे एक को हम बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज, और एक को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं, मतलब जब जोड़े में इलेक्ट्रॉन हो, तब तो इन्हें कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं हो, अकेला इलेक्ट्रॉन हो, तब जाके ये क्या कहलाएगा, अयुग्मित। अभी देखना सिखाऊंगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं। सबसे पहले आगे इसी के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। ये डायग्राम भी बना लेना, जिसमें ये चुंबकीय पदार्थ है, लिख लेना, प्रदर्शित कर देना। ये चुंबकीय पदार्थ है और ये ऊपर लाइन खींच रखी है, जो चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा। अनुचुंबकीय यौगिकों में या पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात केवल वे ही यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं
अनुचुंबकीय होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल में ये भी लिख लेना, अकेला इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, चाहे दक्षिणावर्त हो चाहे वामावर्त हो, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो, इन दोनों ही कंडीशन में ये दोनों तो कहलाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यदि एक एक इलेक्ट्रॉन योग कर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाए तब जाके ये कहलाएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना कैसे है, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसको। यहाँ तक नोट करोगे एक बार। इतना नोट कर लिया हो तब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे कि कोई पदार्थ अयुग्मित कब हो सकता है और युग्मित कब हो सकता है। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल है टाइटेनियम ऑक्साइड TiO। आपको बताना है ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, कौन सा यौगिक है। कैसे पहचान करेंगे, तो हम इसके अंदर देखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने के लिए सबसे पहले जो टाइटेनियम ऑक्साइड है TiO है, यहाँ टाइटेनियम का ऑक्सीकरणांक निकालेंगे। और ऑक्सीकरणांक निकालना आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। किस प्रकार से निकालते हैं, जिस तत्व का ऑक्सीकरणांक निकालना होता है उसे हम क्या मान लेते हैं X, और ऑक्सीजन पर चार्ज होता है कितना -2, बराबर क्या कर देंगे 0। तो X बराबर क्या आ गया +2। इसका मतलब यहाँ टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 है। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 है। तो टाइटेनियम आपने पढ़ा था प्रथम संक्रमण श्रेणी शक्ति Sc और Ti, जहाँ Ti को हमने टाइटेनियम बोला था। इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। और टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दर्शाएं तो Ar 4s2 3d2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ टाइटेनियम का ऑक्सीकरणांक कितना है +2, तो टाइटेनियम +2 के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, Ar 4s2 और 3d2 है। तो आपको +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो S के अंदर इलेक्ट्रॉन 0 हो गए और D के अंदर 2। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कहाँ से निकल गया, S कक्षक से निकल गया। अब यहाँ देखोगे आप कि 4s ऑर्बिटल है आउटर सेल में और एक 3d2 है। 4s वाला कक्षक खाली है आपका, और D के कितने सब ऑर्बिटल होते हैं 5 में से आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2। तो उंड का नियम आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में कि सबसे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, और जब सभी ऑर्बिटल्स भर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों कैसे हैं, अयुग्मित। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने का टाइटेनियम कौन सी प्रकृति का हो गया, अनुचुंबकीय। मैंने आपसे कहा था कि जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही यौगिक अनुचुंबकीय होगा। तो हमने टाइटेनियम के अंदर देखा कि
कि यहाँ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए यह क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। इसी प्रकार से मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने नोट कर रहा हूँ, आपको चेक करके बताना है कि दूसरे एग्जाम्पल में ये अनुचुंबकीय है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 है VO2, वेनेडियम डाइऑक्साइड। वेनेडियम डाइऑक्साइड, सबसे पहले वेनेडियम V का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर आपको देखना है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अनुचुंबकीय होगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो फिर प्रतिचुंबकीय हो जाता है। तो चेक करोगे आपको, तो हम चेक करते हैं वेनेडियम डाइऑक्साइड का भी आपने सॉल्व कर लिया होगा अकॉर्डिंग टू मी। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे क्या मान लेंगे, X। कितने ऑक्सीजन है, 2, और एक ऑक्सीजन पर आवेश कितना होता है, -2, इज इक्वल टू क्या, 0। तो X - 4 बराबर 0, तो X बराबर कितना आ गया, +4। अब शक्ति वक्र में वेनेडियम आता है, ये 21 पर, ये 22 पर, ये 23 पर। वेनेडियम कितने नंबर पर आता है, 23 पर, और 23 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले सीख चुके होंगे, मैं इस क्लास के अंदर उसकी चर्चा करके अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहता। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d3, 4s2 3d3। अब यहाँ वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो वेनेडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालेंगे, +4 में। +4 में आपको कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकल जाएंगे, बचे शेष 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से निकल जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, AR 4s0 3d1। भाई 5 है ना यहाँ, 3 और 2 5, 5 में से कितने निकाल दो, 4, तो एक ही तो बचेगा D में, तो मैंने 4s0 3d1 लिख दिया। अब 3d ऑर्बिटल आप बनाओगे तो 3d ऑर्बिटल में वही 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। कौन कौन से होते हैं ये मैं बता चुका आपको पहले, dxy dyz dzx dx2 y2 और dz2, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक तो होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx, एक होता है dx2 y2 और एक होता है dz2। अब D1 मतलब एक ही तो इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन युग्मित है, युग्मित है, खुद ही बताओ, अयुग्मित है, तो अतः इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा, अनुचुंबकीय, अर्थात वेनेडियम डाइऑक्साइड भी कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। आगे इतनी बात समझ में। इस प्रकार से आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और एग्जाम्पल लेकर आपको ये देखना है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होगा,
और यदि अयुग्मित मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट देन दिस इज ए नॉन पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक। कौन सा होगा, कौन सा टाइप होगा, वो हम देख लेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ही अनुचुंबकीय बताएंगे, अन्यथा अनुचुंबकीय नहीं होगा, कोई दूसरा प्रकार भी हो सकता है। अब दूसरे प्रकार की चर्चा करें हम अनुचुंबकीय के बाद में। दूसरा टाइप है हमारा प्रतिचुंबकीय या प्रतिचुंबकत्व। दूसरा प्रकार चलेगा वो हमारा प्रतिचुंबकत्व। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वही चुंबक के दो ध्रुव ले रहे हैं हम। एक ध्रुव है हमारा N और एक ध्रुव है हमारा S, और वही हमने बीच में रख दिया क्या, कोई चुंबकीय पदार्थ। और जब चुंबकीय पदार्थों को या हमने जिस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ को आकर्षित नहीं कर प्रतिकर्षित करे, मतलब इससे दूर हटकर जाए। चुंबकीय बल रेखाएं उसे क्या करे, प्रतिकर्षित करे, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं उस चुंबकीय पदार्थ से दूर हटकर जाती है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और पदार्थ के इस गुण को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकत्व। तो ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखा, ये हमारा पदार्थ है। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिकर्षित करती हुई। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख देंगे, वह पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं उसे क्या करे, प्रतिकर्षित करती है। तो ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तथा पदार्थ के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है, प्रतिचुंबकत्व, प्रति मतलब प्रतिकर्षित करेगी, अणु, अणु का मतलब होता है क्या, आकर्षित, तो वहाँ आकर्षित होती है। लेकिन ध्यान रखना आकर्षित भी दुर्बल रूप से होती है, यदि प्रबल रूप से आकर्षित हो जाती तो वो लोह चुंबकीय बन जाता। तो तीसरा टाइप है वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले प्रतिचुंबकत्व के बारे में लिखेंगे। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ को प्रतिकर्षित करती है। ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तथा पदार्थ के इस गुण को
प्रति चुंबकत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या भी तो इसे में एक लाइन और लिख सकते हैं हम कि प्रति चुंबकीय पदार्थ या यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इसमें सभी इलेक्ट्रॉन या तो युग्मित होते हैं या कक्षक रिक्त होता है अब मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ। पहले आप इस एग्जाम्पल को चेक करके बताओगे मुझे, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, पहले आप चेक करो एक बार। ये मुझे चेक करके बताओगे। एक एग्जाम्पल ये है सेकंड, वेनेडियम ऑक्साइड V2O3। ये दोनों एग्जाम्पल चेक करके बताओ। हाँ जी, चेक किया होगा आपने टाइटेनियम डाइऑक्साइड को। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसे क्या माना आपने? X। कितने ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन पर आवेश होता है -2 बराबर 0। X -4 बराबर 0, X बराबर आ गया +4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने पहले लिख रखा था। कितने नंबर पर आता है? 22 पर। इसका होता है Ar 4s2 3d2, यही होता है, या 3d2 4s2 जो भी लिखा है। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना? +4। और +4 में मुझे ये बताओ 2 इलेक्ट्रॉन S से 2 किससे निकलेंगे? D से। तो S कक्षक भी पूरा खाली हो गया और D कक्षक भी पूरा क्या हो गया? क्या कोई D कक्षक में और S कक्षक में, मतलब आउटर सेल में, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? अरे अयुग्मित छोड़ के युग्मित ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 0 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, इसलिए ये कौन सी प्रकृति का हो गया? प्रतिचुंबकीय। इसी प्रकार से चेक करोगे वेनेडियम ट्राइऑक्साइड का। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। वेनेडियम कितने? 2, तो 2x मान लो इसको। ऑक्सीजन कितने? 3। एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? -2 बराबर 0। भाई V2 है, मतलब वेनेडियम 2 है, तो 2x मान लिया।
ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2x -6 बराबर 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 हो गया, -6 को दूसरी तरफ भेजा +6 में बदल गया, x बराबर 6/2 मतलब कितना आ गया 3। अब इस वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें तो वैनेडियम आता है 23 पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d3, यही होता है 4s2 3d3। अब इस 4s2 3d3 के अंदर आपको देखना है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। चेक करो फटाफट। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया 3 आ गया, तो वैनेडियम +3 पर चर्चा करेंगे। Ar 4s0 और 3d2। अब D2 बनाओगे तो D2 के अंदर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इसमें, दोनों के दोनों कैसे हैं अयुग्मित है। इसका मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, ये होगा अनुचुंबकीय। ये क्या होगा अनुचुंबकीय। जनरली जब तक आपको नहीं बताता इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको यहाँ ऐसे लिख दे कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में आ जाते हैं। विपरीत चक्रण का मतलब दोनों एक दूसरे के कहाँ जाए विपरीत दिशा में, तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे, दोनों के दोनों युग्मित हो जाएंगे। तो ध्यान रखना जब विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉन आपको दर्शा दे तो फिर V2O3 आपका क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। लेकिन जब तक ये ऐसा नहीं कहता तब तक हम इसे क्या मानेंगे अनुचुंबकीय मानेंगे। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा टाइप चलेगा वो है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं उसे प्रबल रूप से आकर्षित करें। मेन पॉइंट है प्रबल। देखो जब दुर्बल रूप से आकर्षित कर रही थी तब तो पदार्थ होता था अनुचुंबकीय, लेकिन जब दुर्बल रूप से आकर्षित नहीं करके उसे प्रबल रूप से आकर्षित करती है तो ऐसी कंडीशन में फिर वो अनुचुंबकीय नहीं होकर क्या हो जाएगा लौह चुंबकीय हो जाएगा। फिर मैंने आपको कहा था अनुचुंबकीय एक अस्थायी चुंबक है, जबकि लौह चुंबकीय एक स्थायी चुंबक है। लौह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक होती है, क्यों कारण पूछ ले, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हटा देने के बावजूद भी ये पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। जबकि अनुचुंबकीय को अस्थायी चुंबक क्यों कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र में तो चुंबक की भांति व्यवहार कर रहे थे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर वो चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए उन्हें तो हमने अस्थायी चुंबक कहा था। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी चुंबक भी कहेंगे। और क्यों कहेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ लाइन बोली है कि चुंबकीय क्षेत्र हटा देने के बावजूद भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चुंबक की तरह। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो तीसरा टाइप हमारा चलेगा लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ का हम डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, ये 2 चुंबकीय ध्रुव लगा दिए N और S, ये हमने बीच में कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिए। अब चुंबकीय बल रेखाएं इसे प्रबल रूप से आकर्षित करेगी, तो इसके अंदर से होकर गुजार दी हमने चुंबकीय बल रेखाएं। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित कर रही है, लेकिन वो कैसे कर रही है,
प्रबल रूप से आकर्षित कर रही है, तो इसलिए इसको हम यहाँ लिख दे, प्रबल रूप से आकर्षित करते हुए चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा ये, और ये हमारा क्या था, पदार्थ था। इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं उन्हें या उसे प्रबल रूप से क्या करे, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित, करती है। तो ऐसे पदार्थ को हम, कौन रे भैया, हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तथा पदार्थ के इस गुण को क्या कह देंगे, लौह चुंबकत्व, तथा पदार्थ के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया कि लौह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी चुंबक भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के हटा देने के बावजूद भी ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चुंबक की तरह। इसलिए अनुचुंबकीय वालों को हमने अस्थायी चुंबक कहा था, और लौह चुंबकीय वाले पदार्थों को हम क्या कह रहे हैं, स्थायी चुंबक। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, इसके अंदर हम नोट करेंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ को स्थायी चुंबक कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने के बावजूद भी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। नोट करोगे इससे यहाँ तक।
इसके एग्जाम्पल है फेरस, निकल, कोबाल्ट आदि। लेकिन ध्यान रखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लौह चुंबकीय पदार्थों में भी होते हैं, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण ऑटोमेटिक एक दिशा में स्वतः उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय से भी क्या होता है, अधिक होता है। तो लाइन और नोट कर लोगे समझने के लिए। लौह चुंबकीय पदार्थों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण याद करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √n×n+2, और इसकी इकाई बताई थी बोर मैग्नेट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण स्वतः एक ही दिशा में उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल Fe, CO, Ni, फैकोनी, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थों की काउंट आते हैं। इसके बाद हमने 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ तो पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा हमने पढ़ा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा हमने पढ़ा लौह चुंबकीय पदार्थ। अब हमारे 2 और बच गए, एक प्रतिलोह चुंबकीय और एक फेरी चुंबकत्व, जिनकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।